हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। ये कुछ मेरे बारे में है और आगे हम देखेंगे कि इस लेक्चर सीरीज को भी आगे फॉरवर्ड करते हैं। चलो आगे करते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़े थे, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आज पढ़ेंगे कि कंडक्टर अर्ट्स इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उन्हें इंसुलेटर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उसे कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है ये भी आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं कि वो होता है थ्रू द चार्जेस। थ्रू द चार्जेस होते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो किस किस में चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है, जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, स्टील हुआ, और बहुत सारी मेटल हैं जिनके अंदर से कंडक्टिविटी हमें मिलती है। और इंसुलेटर वो जिसके अंदर चार्जेस नहीं होते, फ्री चार्जेस नहीं होते, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हमें दे सकें, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, ग्लास हुआ, क्लॉथ हुआ, वुड हुआ। ये आपने घरों में कभी देखा होगा कि बहुत सारे वायरमैन हैं वो इस ग्लव्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। और दूसरी चीज़, हमें डिस्टिल्ड वाटर के बारे में हमें पता करनी पड़ेगी। ये चार्जेस से आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं ये कोई बर्तन है, बर्तन या कोई वेसल है, तो यहाँ पर हमने डिस्टिल्ड वाटर रखा। क्या बता? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। अब इसमें क्या होता है? आयन नहीं होते, नो आयन, नो चार्जेस। तो क्या होगा? इंसुलेटर की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? इंसुलेटर की तरह काम करेगा ये लिक्विड। अगर इसमें हम थोड़ा क्या करें, इसमें क्या करें, सॉल्ट डाल दें, सॉल्ट डालेंगे तो आयन आएंगे, आयन आएंगे तो कंडक्टिविटी आएगी। क्या आएगी? कंडक्टिविटी आएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल करंट को पास करने के लिए होते आयन होने चाहिए या फिर चार्ज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आयन या फिर चार्ज होने चाहिए। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक और ये चीज़ है कि ध्यान रखनी है आपको कि कंडक्टर जैसे ग्रेफाइट, इसमें ग्रेफाइट भी आता है, इसमें डायमंड होता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ग्रेफाइट ऐसा कंडक्टर की तरह काम करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट, अब ये को देखिए, पहले मैंने कल भी समझाया था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ हाई पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखनी है कि हाई पोटेंशियल कहाँ होता है? पॉजिटिव टर्मिनल पे। हाई पोटेंशियल कहाँ होता है? पॉजिटिव टर्मिनल पे। नेगेटिव क्या? लो पोटेंशियल। अब ये बात आपको कल समझाई थी कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाते हैं। कि मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? ये ऐसे गए, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, और देखिए यहाँ पर भी माइनस साइन है वो नीचे आ रहा है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन इधर से होके इधर आ रहे हैं। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव साइन ऊपर जा रहा है। पॉजिटिव साइन ऊपर, मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऊपर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं यहाँ पर वो है कि जो करंट की डायरेक्शन जो होती है, आई की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट इधर आएगा, मतलब करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल करंट जिसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब ये आई होता क्या है? आई इक्वल टू होता है चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम
मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ एक यूनिट टाइम के अंदर, वही तो होता है आई। अब इसकी यूनिट देखते हैं, कूलम, कूलम अपॉन सेकेंड, इसको हम एम्पियर कहते हैं, इसको हम एम्पियर कहते हैं। इसकी यूनिट भी ध्यान रखनी है, यूनिट क्या है, एम्पियर है, और फॉर्मूला क्या है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, इसको ध्यान रखना है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टी, ये ध्यान रखना है, यूनिट एम्पियर है, कूलम पर सेकंड। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये कुछ प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, और मुझे भी बताएं क्या होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, 6 इंटू 10 टू 7 इलेक्ट्रॉन क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट। कितने, 1 मिनट के अंदर 6 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन एक एरिया से बहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बताइए। अब हमने क्या पढ़ा था, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। Q की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻17, चार्जेस क्या है एक इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कूलम, ये हमको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन का कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का कितना है, ध्यान रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन का कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये यहाँ पर वैल्यू पुट की, अपॉन टी कितना है, अब ये मिनट में तो हमें सेकंड लेना है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो ये ध्यान रखना है। अब इस चीज़ को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और अगर इसको हम और रिफाइन करें तो ये हो जाएगा 1.6 मिली एम्पियर, आई की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ सिंबल हैं जो भी हमें कई बार हम सर्किट देखते हैं तो हमको ये सिंबल दिखते हैं, और ये भी हमको याद रखने हैं, और इनको हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा यूनिट लगा हुआ है। जैसे अगर कोई कनेक्टिंग वायर है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लैंप है और लाइट है तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, बैटरी को ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ बहता है, ये स्विच है, ये इलेक्ट्रिकल मोटर को रिप्रेजेंट करता है, ये रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, अमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब। और कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नहीं है, इनको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं आपको बताऊँगा कि कैसे है। अब देखो कहीं भी ऐसे है, कहीं भी ऐसे बना हुआ है, एक ये फ्यूज तार को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई कंडीशन आती है जब हायर लोड होता है तब ये फ्यूज तार फ्यूज हो सकता है और हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को बचा सकता है, ठीक है। अब की ऑन ऑफ की होती हैं, जैसे ये हुआ ये हो गई प्लग की है, ये प्लग की जो कि ऑफ है, ऑफ कंडीशन। अगर ये पॉइंट रख दिया यहाँ पर तो ये क्या हो गई, ऑन हो गई। प्लग की ऑन कंडीशन में है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक रजिस्टर ये रहा। अब मान लिया कि रजिस्टर वेरिएबल है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर ये कनेक्टेड अनकनेक्टेड, ये कनेक्टेड वायर है, ये अनकनेक्टेड वायर है, अनकनेक्टेड वायर। मतलब अगर ऐसे है तो ये आपस में जुड़े तो ही हैं। अगर ये यहाँ पर ऐसे पॉइंट आ रहा है तो ये कनेक्टेड वायर हैं। कैसे वायर हैं ये बेटा बताओ, कनेक्टेड वायर हैं ये। तो ये कुछ सिंबल हैं जो हमको याद रखने हैं। जैसे कनेक्टिंग वायर को ऐसे बोलेंगे, लैंप को बैटरी, स्विच,
इलेक्ट्रिक मोटर, रजिस्टर, अमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक बेल, प्लग की, फ्यूज वायर, प्लग की ऑन ऐसे होगा, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, अनकनेक्टेड, कनेक्टेड वायर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अमीटर तथा वोल्ट मीटर में डिफरेंस। अब ये क्या करेगा, करंट को अमीटर नापेगा, वोल्ट मीटर किसको नापेगा, वोल्टेज को नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा बिटवीन द टू पॉइंट। ये हमेशा सीरीज़ में लगे होते हैं, किस में होते हैं, सीरीज़ में, ये पैरेलल में होता है। इसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होता है, इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाई करंट टू मेजर डायरेक्टली। अब जो भी करंट जितना बहेगा उतना ही वो सुई डिफ्लेक्ट होगी और उसको हम रीडिंग ले लेंगे। इसका सर्किट कुछ ऐसे बनता है, ये बैटरी, ठीक है, ये बैटरी, ठीक है, ये अमीटर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, करंट ऐसे जाएगा और यहाँ पर हमको रीडिंग दे देगा। यहाँ पर भी बनाते हैं, ये एक बैटरी, ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर एक और बल्ब है। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब ये जो कहने वाली बात है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अब देखो आप, टू पॉइंट, तो ये टू पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ आप देख सकते हैं सीरीज में लगे हैं, कहाँ पे लगे हैं, सीरीज में। यहाँ क्या लगा है, पैरेलल में, यहाँ पर पैरेलल में लगा है, यहाँ सीरीज में लगा है। इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, ओम्स लॉ। जब आप घरों में होते हैं, हम बच्चे थे तब भी देखते थे कि जो टॉर्च होती हैं, टॉर्च के अंदर जो सेल्स होते हैं, तो जब नई टॉर्च आती है तब वो बहुत उजाला देती है, लेकिन धीरे धीरे उस टॉर्च की रोशनी कम हो जाती है। अब इसको साइंटिफिक वे में अब समझें तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल, जो भी सेल है उसके बीच में, जैसे पहले 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, वो धीरे धीरे हो सकता है 0.75 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहा हो। अब इससे क्या होता है कि जो करंट फ्लो कम होता है, अब जब करंट फ्लो कम होता है जिससे कि उसकी रोशनी गिर जाती है। तो इसी प्रकार से ओम्स लॉ आता है। तो ओम्स लॉ कहता है आई, जो करंट फ्लो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, किसके होगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी। और अगर इसको ऐसे सॉल्व करें, आई इक्वल टू 1/r क्रॉस वी, यहाँ पर v इक्वल टू आई आर, ये क्या है, ओम्स लॉ है। ये कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ऑल द फिजिकल, और ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो फिजिकल जो कंडीशन जो है और टेम्परेचर सभी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये कह रहा है 4 वोल्ट, बी इक्वल्स टू 4 वोल्ट, 4 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्टेड टू अ लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, आर इक्वल्स टू 4 ओम। कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू द लैंप। तो वी इक्वल्स टू आई आर, और वी की वैल्यू क्या है 4, इक्वल्स टू आई इंटू आर की वैल्यू 4, आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं, और कहीं डाउट आए तो बताना। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ इससे न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं, और ये चीज़ हमको याद भी रखनी है कि ये क्या क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर
कि ये कह रहा है कि रजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मान लिया मैं एक बैटरी लेता हूँ यहाँ पर, मैं कोई बैटरी लेता हूँ जो ऐसे जा रही है, पॉइंट ए एंड बी है ये, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये बात ध्यान रखनी है कि अब मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पर मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ मैंने कोई अमीटर लगा रखा है, तो यहाँ से आई करंट बहता है, यहाँ से आई करंट बहता है और ये आई आ जाता है इधर। तो अगर मैं डिफरेंट प्रकार के मटेरियल लगाता हूँ यहाँ पर ए से बीच के बीच में, तब मैं देखता हूँ कि रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड होता है। यस, क्योंकि जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ और आयरन हुआ, तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल है, अगर मैं उनको लगाऊंगा इस ए एंड बी के बीच में तब भी रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रेजिस्टेंस जब बढ़ता है, जब क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कम होता है, तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये बात कह रहा है, ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, आगे आएगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, जो भी मैं ए और बी के बीच में जो वायर लगा रहा हूँ, डिफरेंट प्रकार के, इनकी क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हैं, इनकी लेंथ डिफरेंट है, बाकी सभी कंडीशन एक जैसी हैं, तब ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। और टेम्परेचर में बढ़ाता हूँ तब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये जो पॉइंट हैं इनको हमें याद रखना है और आगे भी काम आएंगे। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, इससे ये कंक्लूजन भी निकला, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं रजिस्टिविटी पर। मान लिया ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पर लेंथ इसकी वायर की एल है, तो हमने अभी पढ़ा था आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। तो अगर इसको जो इक्वल करेंगे तो आर अपॉन रो अपॉन एल अपॉन ए, और जे ही रजिस्टिविटी है, इस रो को ही रजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूनिट लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट हो, उस समय जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। यही तो लिख रहा है ये, यही तो। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यस, अगर इसको मैं एक कर दूं, इसको यूनिट कर दूं, तो पर यूनिट लेंथ होनी चाहिए, पर यूनिट एरिया होनी चाहिए, उस समय उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। कुछ ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व किया हमने, जैसे कि मेटल की अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे। तो ये भी हमको याद रखना है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दो न्यूमेरिकल हैं, एक तो ये रहा, आप सोचो, क्योंकि इससे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। चलो मैं करता हूँ। आप देखिए, अ कॉपर वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम, R1 इक्वल्स टू 0.6 ओम, ठीक है। अनदर कॉपर वायर हैज सेम मास, क्या है, सेम मास है। एट फर्स्ट वन इज डबल लेंथ ऑफ फर्स्ट वन इज डबल इन लेंथ ऑफ फर्स्ट, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वन। तो R2 पता करना है, R2 पता करना है। सेम मास बोल रहा है, कुछ सेम मास कह रहा है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये हमने पढ़ा है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2
और A2 अपॉन A1, ठीक है। तब अब यहाँ से सेम मास, अब यहाँ से हमें कुछ निकालना है। सेम मास, मास बराबर क्या होता है? मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी तो सेम ही है क्योंकि मटेरियल सेम है, तो डेंसिटी सेम होगी, तो वॉल्यूम भी सेम होगा, सेम है। और ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इनटू एरिया। तो L1 L है इसकी इनटू A1, एरिया क्या है? A1, और दूसरे का 2L इंटू A2, तो L से L कट गया, A2 अपॉन A1 1/2। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। R1 की वैल्यू क्या है? 0.6, R2 इक्वस टू L अपॉन 2L, A2 अपॉन की A1 की वैल्यू क्या है? 1/2, तो यह L से L कट गया, देन R2 इक्वस टू 2.4 ओम। ये आंसर है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल इट्स लेंथ रिमेनिंग सेम। तो L1 इक्वल्स टू L2 दे रखा है, ठीक है। D2 इक्वल्स टू T2D1 दे रखा है। अब यहाँ पर कह रहा है R प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, अब लेंथ इक्वल है तो हो जाएगा A2 अपॉन A1, A2 की वैल्यू पाई R स्क्वायर, एरिया क्या होता है? R स्क्वायर। जैसे ये कोई है R, तो एरिया क्या होगा? पाई R स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पहले केस में क्या D बार R इक्वल्स टू D/2, है ना। R1 की R2 इक्वल टू डबल हो गया ना, ये क्या कह रहा है? डायमीटर इज डबल, तो मीन्स रेडियस इज डबल D। तो यहाँ पर लगाएंगे R1 अपॉन R2 इक्वल A2 की वैल्यू क्या हो गई? पाई D स्क्वायर अपॉन R1 की वैल्यू क्या होगी? पाई D स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ ये कट गया, तो R2 इक्वल्स टू R1/4, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। मीन्स R2 इक्वल टू R1/4, ये आंसर होगा। तो आज तक की क्लास में यहीं तक, फिर आगे नेक्स्ट ये सेशन चलता रहेगा और आप देखते रहिए। आपका धन्यवाद।